टेस्ट है, इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते तुम लोग को मेडिसिन के लिए रहेगा। माइक्रो स्ट्रक्चर स्केल एंड द मेसो स्ट्रक्चर स्केल का जो एनालिसिस है, तो फर्स्ट तुम लोगों का जो बेसिक है, हम लोग माइक्रो स्केल और मेसो स्केल इस दोनों हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। तो इसका हेल्प से हम लोग एरिया कितना है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये सब के लिए इसका जनरली यूज होता है। मेरा सिंपल जो स्टडी एरिया कितना है, उसका बेडिंग कैसा है, तो इसका हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्केल, मेसोस्कोपिक स्केल और एक होता है तुम्हारा मैक्रोस्कोपिक स्केल। तो माइक्रोस्कोपिक स्केल क्या होता है? फर्स्ट होता है माइक्रोस्कोपिक स्केल। कोई आ रहा है, इसको ऐड कर देते। माइक्रोस्कोपिक स्केल, तो माइक्रोस्कोपिक स्केल क्या होता है, जिसमें जो इसका जो डायमेंशन होता है लेस देन 10⁻⁻² मीटर में होता है। दैट इज द रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड विथ द ऑप्टिकल और द इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक स्केल द पर्टेन टू द एनी स्ट्रक्चर टू द स्मॉल ऑफ लेस देन 10⁻² मीटर पे होता है। जो माइक्रोस्कोपिक देखो यहाँ पे, जो मैक्रोस्कोपिक जो स्केल होता है, इसका कितना डायमेंशन होता है, इसका होता है लेस देन 10⁻² मीटर। तो इसका जो डायमेंशन होता है, द पर्टेन टू द एनी स्ट्रक्चर सो द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक है, तो दैट इट रिक्वायर्स टू बी द एग्जामिन विथ द ऑप्टिकल और द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट आता है मेरा कौन सा स्केल है, ये होता है मेरा मेसोस्कोपिक स्केल। तो मेसोस्कोपिक स्केल को हम लोग कहाँ यूज करते, इसका क्या डायमेंशन होता है? तो मेसोस्कोपिक स्केल द पर्टेन्स टू एनी स्ट्रक्चर दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट द एड ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन ए हार्ड स्पेसिमेन और ए द सिंगल आउटक्रॉप। तो इसका जो डायमेंशन होता है 10⁻² से लेके -2 टू 10 स्क्वायर मीटर पे होता है। 10⁻² टू 10 स्क्वायर मीटर पे होता है जिसका जो डायमेंशन होता है। तो ए पर्टेन टू द एनी स्ट्रक्चर दैट कैन बी द ऑब्जर्व विदाउट द एड ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन ए द हैंड स्पेसिमेन और ए द सिंगल आउटक्रॉप 10⁻² टू 10⁻² मीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मेसोस्कोपिक स्केल। अच्छा, सबके पास आवाज जा रहा है ना? आवाज आ रहा है सबके पास? उसके बाद जो नेक्स्ट वाले जो स्केल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्कोपिक स्केल। इसका जो एरिया होता है 10⁻² से लेके 10⁻² मीटर का अंदर होता है। इसका जो स्केल का जो डायमेंशन है, तो मेसोस्कोपिक स्केल द पर्टेन टू द एनी स्ट्रक्चर दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट द एड ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन ए हैंड स्पेसिमेन और ए द सिंगल आउटक्रॉप कितना है 10⁻² से लेके 10 स्क्वायर मीटर तक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मेसोस्कोपिक स्केल। तो मेसोस्कोपिक स्केल द पार्टन टू द स्ट्रक्चर दैट आर द टू लार्ज, ज़्यादा बड़ा होता है मैक्रोस्कोपिक स्केल, सॉरी। तो मैक्रोस्कोपिक स्केल सबसे बड़ा स्केल है
तो ये लार्ज डायमेंशन के लिए यूज किया जाता है, ग्रेटर देन 10 स्क्वायर मीटर तक, द टू बी द completely the exposed in the one outcrop, which implies the interpretative steps of the reconstruction the structure from the data collected at a number of outcrops. तो आउटक्रॉप्स क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है आउटक्रॉप्स क्या होता है? तो आउटक्रॉप्स क्या होता है, कोई बताओ? हाँ, उसका जो पूरा का पूरा जितना एरिया जुड़ के वो प्लेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं। मतलब सपोज कोई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जितना एरिया जोड़ के प्लेस है, मतलब उसका जितना डायमेंशन फैला हुआ है, तो उसी को बोलते हैं, उस पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं आउटक्रॉप। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा डिफॉर्मेशन एंड द स्ट्रेन वाले। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, सबको पता ही है, क्या होता है डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन होता क्यों है रॉक का? अच्छा, डिफॉर्म क्या होता है रॉक का, बताओ डिफॉर्म। तो रॉक क्यों डिफॉर्म होता है, उसका रीजन क्या होता है? हाँ, जब फोर्स लगता है, जब फोर्स का कांटेक्ट में आता है तभी ना मेरा रॉक बोलो। कोई भी अर्थ रॉक का टेंस होता है, टेंस टू द बेंड होता है, ट्विस्ट होता है, फ्रैक्चर होता है उसका। तो उसी को, उसका जो चेंज होता है शेप एंड साइज का, उसी को हम लोग बोलते हैं रॉक का डिफॉर्मेशन हो रहा है। जब उसका साइज शेप का जब चेंजिंग होता है, तब मेरा डिफॉर्मेशन होता है। तो इसको बता देते। within earth surface
continually being subjected to forces that tend to bend them, fracture them, So when rocks bend, fracture, we say that they deform. डिफॉर्म मतलब इसका शेप और साइज का चेंजिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। रॉक का डिफॉर्मेशन मतलब उसका जब शेप और साइज का चेंजिंग होता है ड्यू टू फोर्स के वजह से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो कंपोनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन कौन कौन सा है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन सा मेरा डिफॉर्मेशन का कंपोनेंट होता है। देखो फर्स्ट होता है मेरा ट्रांसलेशन। तो 4 कंपोनेंट होता है डिफॉर्मेशन का। फर्स्ट होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसलेशन किसको बोला जाता है? फर्स्ट है ट्रांसलेशन, उसका पोजीशन का जब चेंजिंग होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा रोटेशन, द चेंज इन ओरिएंटेशन। उसका जब ओरिएंटेशन का चेंजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। नेक्स्ट आता है मेरा डायलेशन, तो चेंज इन द साइज होता है। और लास्ट आता है मेरा डिस्टोर्शन, चेंज इन द शेप। तो काइनेमेटिक एनालिसिस इंक्लूड द 4 कंपोनेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। फर्स्ट होता है ट्रांसलेशन, सेकेंड रोटेशन और डायलेशन एंड द डिस्टोर्शन। तो ट्रांसलेशन होता है चेंज इन पोजिशन, रोटेशन चेंज इन ओरिएंटेशन एंड द डायलेशन चेंज इन साइज एंड द डिस्टोर्शन द चेंज इन शेप। तो फर्स्ट जो है ट्रांसलेशन एंड द रोटेशन, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन। तो इस दोनों को बोला जाता है रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा डायलोशन एंड द डिस्टोर्शन। डायलूशन एंड डिस्टोर्शन जो होता है वो मेरा कंस्टिट्यूट स्ट्रेन बोला जाता है। तो कंस्टिट्यूट स्ट्रेन बोलते हैं। फर्स्ट तो मेरा रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन और सेकंड दो मेरा कंस्टिट्यूट द स्ट्रेन। तो काइनेमेटिक एनालिसिस मेरा 4 कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट है। 4 कंपोनेंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। एक होता है ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड डायलेशन एंड द फोर्थ होता है डिस्टोर्शन। तो ट्रांसलेशन चेंज इन शेप, रोटेशन चेंज इन ओरिएंटेशन। और भी कौन आ रहा है, लोगों को ऐड करते हैं। जो थर्ड होता है मेरा डायलेशन एंड तो नेक्स्ट होता है मेरा डिस्टोर्शन। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को ग्रुप एज द रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट डायलेशन एंड द डिस्टोर्शन कॉन्स्टिट्यूट द स्ट्रेन। ठीक है।
तो हम लोग स्ट्रेन को भी कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसका कौन कौन सा स्ट्रेन होता है, कितना टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होता है, और 2D स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है, 3D स्ट्रेन डायग्राम कैसे होता है, बट यही सब भी है रॉक के लिए। तो उसको नेक्स्ट आता है कितना टाइप्स ऑफ मेरा स्ट्रेन होता है। तो बहुत सारा टाइप्स होता है, एक होता है हेटेरोजीनियस होता है, होमोजीनियस स्ट्रेन होता है। तो हेटेरोजीनियस होमोजीनियस किसको बोलते हैं? तो देखो फर्स्ट होता है मेरा जो होमोजीनियस एंड द हेटेरोजीनियस स्ट्रेन। तो होमोजीनियस स्ट्रेन किसको बोलते हैं? इज द स्ट्रेन दैट प्रोड्यूस द सेम डिस्टोर्शन एवरीवेयर। मतलब डिस्टोर्शन मतलब क्या है? डिस्टोर्शन किसको बोलते हैं बताओ? डिस्टोर्शन किसको बोलते हैं? शेप का जब चेंजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोर्शन। तो होमोजीनियस स्ट्रेन किसको बोलते हैं? द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड द सेम डिस्टोर्शन एवरीवेयर। मतलब उसका जो शेप का चेंज सारा डायमेंशन में सेम चेंज होगा। जैसे सपोज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, वो सेम चेंजिंग होता है। तो होमोजीनियस स्ट्रेन क्या होता है? इज द स्ट्रेन दैट प्रोड्यूस द सेम डिस्टोर्शन एवरीवेयर। As the result, the straight line stay the straight and parallel line stay the parallel। जो straight line है वो हमेशा straight ही रहेगा, और parallel line का भी कोई changing नहीं होगा, तो वो भी parallel ही रहता है। तो homogeneous strain क्या होता है? homogeneous strain is the strain that produce the same distortion everywhere। एवरीवेयर मतलब उसका सारा डायमेंशन में सेम डिस्टोर्शन होगा। एज द रिजल्ट द स्ट्रेट लाइन स्टे द स्ट्रेट एंड द पैरेलल लाइन स्टे द पैरेलल। उसका नेक्स्ट आता है मेरा हेटेरोजीनियस स्ट्रेन। हेटेरोजीनियस स्ट्रेन किसको बोलते हैं? is the involves the distortion or the dilation that varies from the place to place। dilation क्या होता है? डायलेशन क्या होता है बताओ? जब मेरा साइज का चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायलेशन। तो हेटेरोजीनियस स्ट्रेन क्या होता है? इज द इन्वॉल्व्स द डिस्टोर्शन और द डायलेशन दैट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। द स्ट्रेट लाइन डू नॉट इन जनरल स्टे स्ट्रेट, पैरेलल लाइन डू नॉट इन द जनरल स्टे पैरेलल। इसका चेंजिंग हो जाता है। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हमेशा नहीं रहेगा, इसका चेंजिंग होगा। और पैरेलल लाइंस भी पैरेलल नहीं रहता है, उसका भी चेंजिंग होता है। तो होमोजीनियस स्ट्रेन में स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रहेगा, पैरेलल लाइन पैरेलल रहेगा, और डिस्टोर्शन एवरीवेयर उसका सेम रहता है। और हेटेरोजीनियस में क्या होगा? उसका डिस्टोर्शन और द डिलोशन कोई भी हो सकता है, और इसका वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी होता है इसका डिस्टोर्शन एंड द डायलेशन। तो डिस्टोर्शन होता है और डायलेशन क्या होता है? डिस्टोर्शन मेरा चेंज इन शेप एंड द डायलेशन चेंज इन साइज। तो heterogeneous strain में the involves the distortion or the dilation that varies from the place to place, and the straight line do not in general stay straight and parallel lines do not in the general stay the parallel। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट क्या हुआ? हाँ, और एक होता है फाइनाइट स्ट्रेन होता है, जो इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं। उनका नेक्स्ट आता है मेरा, देखो फाइनाइट स्ट्रेन किसको बोलते हैं? फाइनाइट स्ट्रेन जो 2D और 3D डायमेंशनल जो ट्रेन है फाइनाइट स्ट्रेन में आता है। तो फाइनाइट स्ट्रेन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? द कॉमन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फाइनाइट स्ट्रेन इज द एक्सटेंशन और द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। जब लेंथ का जब चेंजिंग होता है, एक्सटेंशन होगा किंवा फ्रैक्शनल चेंज होगा लेंथ का, उस केस से हम लोग इस केस में फाइनाइट स्ट्रेन को मेजर करते हैं। तो कॉमन मेजरमेंट ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेन इज द एक्सटेंशन और द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। व्हेन द कॉमन मेजरमेंट ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेन इज द एक्सटेंशन और द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जो रॉक का बॉडी का जब एक्सटेंशन भी होगा किंवा फ्रैक्शनल चेंज होगा लेंथ का, उसको हम लोग मेजर करते हैं फाइनाइट स्ट्रेन से। The common measure of the finite strain is the extension or the fractional change in length, the represented by the letter of the E। The another measure is the shear strain, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो ए मेजर ऑफ द चेंज इन एंगल बिटवीन द टू लाइंस। नेक्स्ट होता है मेरा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम लोग मेजर करते हैं उसका जो दो लाइन का कितना एंगल का
चेंजिंग हो रहा है दो लाइन का बीच में, उसको हम लोग मेजर करते शेयर स्ट्रेन से। तो अनदर मेजर इज द शेयर स्ट्रेन गामा, is the measure of the change in angle between the two lines। और फाइनाइट स्ट्रेन में हम लोग मेजर करते हैं, मेजर ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेन इज द एक्सटेंशन और द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये समझ में आया? इतना तक समझ में आया? फाइनाइट स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फाइनाइट स्ट्रेन क्या होता है? द कॉमन मेजर ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेन इज द एक्सटेंशन और द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ द रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ द ई। द अनदर मेजरमेंट जिसका फाइनाइट स्ट्रेन को, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई से इसका जो ई से डिनोट करते हैं, और शेयर स्ट्रेन को गामा से डिनोट किया जाता है। ये गामा शेयर स्ट्रेन होता है, ये द मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, टू लाइन्स का बीच में जो एंगल है उसको हम लोग शेयर स्ट्रेन से मेजर करते हैं। और एक भी कुछ कुछ टर्म्स है, बता देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इम्पोर्टेंट है। देखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तुम लोग पढ़े भी होंगे। तो longitudinal strain means the change in length. The supposed material line start off with the length L0 and ends up the length of the L. We can measure is the longitudinal strain in the very as well. लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन है तुम लोग पहले भी पढ़े हो, जो 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 लेंथ का जो चेंजिंग होता है इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन्स द चेंज इन द लेंथ। सपोज ए मटेरियल लाइन स्टार्ट ऑफ विथ द लेंथ L0 and ends up with the length L, we can measure is the longitudinal strain in the various ways। तो किन कौन कौन सा ways में? एक होता है मेरा एक्सटेंशन होता है, सेकंड होता है मेरा स्ट्रेच, और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक इलोंगेशन। इस तीन स्टेप से हम लोग मेजर कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। तो फर्स्ट होता है मेरा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को हम लोग ई से डिनोट किया जाता है। द एक्सटेंशन इज ऑल्सो नोन एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो ई क्या होगा? ई इज इक्वल टू, जो ई का जो वैल्यू होगा वो होता है एल माइनस, तो ई का जो वैल्यू होगा ई इज इक्वल टू एल माइनस L0 डिवाइडेड बाई L0। तो एक्सटेंशन बोलता है, एक्सटेंशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई इज नोन एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो ई इज इक्वल टू एल माइनस L0 डिवाइडेड बाई L0। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा स्ट्रेच। तो स्ट्रेच को हम लोग जनरली इसको एस से डिनोट किया जाता है। स्ट्रेच मतलब एस फॉर एस। द स्ट्रेच इज द न्यू लेंथ एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड एस। मतलब ओल्ड स्ट्रेच मतलब जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, द स्ट्रेच इज द न्यू लेंथ एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड। न्यू लेंथ और जब मेरा प्रोपोर्शन रहता है ओल्ड लेंथ के साथ, तो स्ट्रेच इज द न्यू लेंथ एज ए द प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड। तो एस इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एल बाई डिवाइडेड बाई L0। तो एल बाई L0 को हम लोग E1 बाई ई से भी डिनोट करते हैं। तो जो मेरा एल डिवाइडेड बाई L0, तो L0 क्या है? मेरा इनिशियल लेंथ होता है, इनिशियल लेंथ, और एल मेरा फाइनल लेंथ है। तो स्ट्रेच इज इक्वल टू, द स्ट्रेच इज द न्यू लेंथ एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड। तो इसका जो वैल्यू होता है एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड एल डिवाइडेड बाई L0 है, तो इसका इज इक्वल टू 1 प्लस ई।
उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्वाड्रेटिक इलोंगेशन। क्वाड्रेटिक इलोंगेशन को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। और इसका जो वो नेचुरल स्ट्रेन, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, नेचुरल स्ट्रेन बोला जाता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू जो एल जो इसका जो मेरा स्ट्रेस है, स्ट्रेस का वैल्यू का एल एन, मतलब जिसको हम लोग लॉगरिथम में लॉग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एल एन है, तो एल एन इंटू एस। तो इसको कितना टाइप्स ऑफ द मेरा जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो इस स्टेट्स वाइज हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन्स द चेंज इन लेंथ। तो suppose the material lines that start off with the length L0 and ends up with the length L, we can measure is the longitudinal strain in the various several ways. तो extension जिसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, is also known as the fractional change in length. तो E का जो वैल्यू होगा L माइनस L0 डिवाइडेड बाई L0। उसके नेक्स्ट आता है स्ट्रेच, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, तो द स्ट्रेच इज द न्यू लेंथ एज द प्रोपोर्शन ऑफ द ओल्ड। तो एस इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा? एल डिवाइडेड बाई L0 इज इक्वल टू 1 प्लस ई। ये मेरा 1 प्लस ई है, इक्वल टू 1 प्लस ई। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा क्वाड्रेटिक इलोंगेशन। तो क्वाड्रेटिक इलोंगेशन लेम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और नेचुरल स्ट्रेन का भी एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल एन एस। इतना तक समझ में आया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है, और एक भी कुछ फॉर्मूला होता है। लोग थ्योरी पढ़ लेना रूम पे। मैं इम्पोर्टेंस पॉइंट बता देते। तो और एक होता है मेरा इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेंथ। तो इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेंथ जिसका वैल्यू हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, गामा इज इक्वल टू टेन साई होता है, टेन साई होता है, साई एंगल होता है। तो इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? द शेयर स्ट्रेंथ द समटाइम्स कॉल्ड द इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर गामा। तो गामा इज इक्वल टू 10 इंटू साई होता है। और एक होता है मेरा टेंसर शेयर स्ट्रेन। तो टेंसर शेयर स्ट्रेन इसका जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू गामा डिवाइडेड बाय 2 होता है। फॉर द सम पर्पस इट इज द इजियर टू यूज द टेंसर शेयर स्ट्रेन द रिप्रेजेंटेड बाय द गामा डिवाइडेड बाय 2। तो इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेन और एंगल ऑफ द शेयर, तो एंगल ऑफ द शेयर किसको बोलते हैं? जो उसको हम लोग साई से डिनोट करते। द एंगल इज द एंगल ऑफ द शेयर रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर साई। तो एंगल ऑफ द शेयर, तो साई का जो साई होता है एंगल ऑफ द शेयर, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर, द एंगल ऑफ शेयर। और एक होती है इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेन। तो इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेन गामा का जो वैल्यू होता है 10 साई होता है। तो जो शेयर स्ट्रेन द समटाइम्स कॉल्ड द इंजीनियरिंग शेयर स्ट्रेन इज द रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर गामा। गामा इज इक्वल टू 10 इंटू साई होता है। और नेक्स्ट होता है मेरा टेंसर शेयर स्ट्रेन। तो टेंसर शेयर स्ट्रेन किसको बोलते हैं? फॉर द सम पर्पस इट इज द इजियर टू द यूज द टेंसर शेयर स्ट्रेन रिप्रेजेंटेड बाय द गामा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। उसका नेक्स्ट आता है मेरा फाइनल स्ट्रेन इन द 2 डायमेंशन। इसको जो एक बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रेन इलिप्स होता है। तो फाइनल स्ट्रेन कहाँ गया इसका? द स्ट्रेन इलिप्स क्या होता है?
तो इसका जो होता है द वंस वी मूव इनटू द टू डायमेंशनल स्ट्रेन बोला जाता है द फाइनाइट नंबर ऑफ द डिफरेंट ओरिएंटेटेड material lines in the surface. The lines with the different orientation will be the show the different value of the s and the gamma. डिफरेंट वैल्यू शो करता है एक्चुअली जो सर्किल होता है ना, सर्किल जो होता है वो टू डायमेंशन में चेंज होके वो थोड़ा इसको पैराबोलिक जैसा मतलब इलिप्स जैसा शेप होता है। तो इसका हेल्प से हम लोग टू डायमेंशनल स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं। तो टू डायमेंशनल द मोस्ट ऑफ द इंट्यूटिव द वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेन इन 2D इज टू द इमेजिन ए द सर्किल बिफोर द डिफॉर्मेशन। एक डिफॉर्म पहले इमेजिन करना है कोई सर्किल को जिसको हम लोग डिफॉर्मेशन का पहले मतलब वो जो सर्किल है वो डिफॉर्म होके कैसे मेरा इलिप्स में आ रहा है, इलिप्स में आ रहा है, हम लोगों को टू डायमेंशन में इसका रिप्रेजेंट करना है। द मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेन इन द 2D इज टू द इमेजिन ए द सर्किल बिफोर द डिफॉर्मेशन एंड टू लुक एट दिस द शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। पहले कैसे था डिफॉर्मेशन का पहले और डिफॉर्मेशन के बाद कैसे हुआ। जब सर्किल का जब डिफॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद वो मेरा इलिप्स जैसा शेप में आया है। तो इसका कैसे हुआ है तो इसका हम लोग तो देखेंगे। द मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेन इन द 2D इज टू द इमेजिन ए द सर्किल बिफोर डिफॉर्मेशन एंड टू लुक एट इज द शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। In the general, for the homogeneous strain, the circle will become and the ellipse. The strain in the ellipse, homogeneous strain में जो circle मेरा इलिप्स में होता है डिफॉर्मेशन। तो द स्ट्रेन इलिप्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेन अप्लाइड टू द सर्किल at the unit radius. It is on the ellipse whose the radius is the proportional to the stretch of the s in the any direction. तो इसमें क्या होता है जो मेरा एस होता है वो जनरली जो इलिप्स होगा, इलिप्स का जो रेडियस होगा ये प्रोपोर्शनल होगा एस के साथ कितना इसका स्ट्रेचिंग हो रहा है। तो इसका जो रेडियस होता है वो स्ट्रेच के साथ प्रोपोर्शन होता है। द स्ट्रेन इलिप्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेंथ अप्लाइड टू द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। इट इज ऑन द इलिप्स हुज द रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच। जो मेरा रॉक का जितना स्ट्रेच होता है उसके साथ प्रोपोर्शन होगा उसका कितना रेडियस है। In the deformed circle, the circular object has the same shape through the not the strictly the same size as the strain ellipse. तो इसका लाइन्स ऑफ द नो इनफाइनाइट एक्सटेंशन किसको बोलते हैं। द इफ विथ द सुपर इम्पोज्ड द स्ट्रेन इलिप्स ऑन द ओरिजिनल यूनिट सर्किल we can separate the field of the finite extension from the field of finite shortening. These fields are the separated by the two lines of no infinite extension or the LNFE. तो इसका ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। The note that take the 3 dimension, देखो 3 dimension described in the finite strain in the 2D. तो S1 and the S3 and the orientation of the strain axis typically the represent the side dash. However, to describe the deformation if the fourth number is the needed, we need to know how much the strain axis have the rotated from the starting state to the final state. तो इसमें जो strain ratio होगा जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन रेशियो का ये इम्पॉर्टेंट है कितना मेरा 2D डायमेंशन में स्ट्रेन रेशियो होता है। जो आर एस का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरा S1 डिवाइडेड बाय S3 होता है। तो इज कॉल्ड द स्ट्रेन रेशियो इज ए मेजर ऑफ द ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द डिस्टोर्शन। और नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना मेरा डायलेशन है। तो डायलेशन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डायलेशन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द एरिया। इट इज द पॉजिटिव ऑफ द एरिया इंक्रीज, द नेगेटिव इज द एरिया डिक्रीज। मतलब पॉजिटिव होगा जब मेरा एरिया इंक्रीज होगा और नेगेटिव होता है जब मेरा एरिया डिक्रीज होता है। The product of the S1 into S3 is the measure of the area of the strain ellipse.
It is the used to the measurement of the dilation according to the following formula. इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते कितना मेरा डायलेशन हो, तो 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू S1 इंटू S3। तो S1 एंड द S3 क्या है, उसका जो स्ट्रेच होता है, जो स्ट्रेच होता है, सपोज एक्स एक्सिस बराबर किंबा वाई एक्सिस बराबर, इसको नेम दिया है, सपोज एक्स एक्सिस बराबर जो स्ट्रेच हो रहा है S1 है, किंबा वाई एक्सिस बराबर सपोज मेरा S3 है, तो जो उसके जो स्ट्रेन रेशियो होगा RS इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई S3, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन रेशियो। और डायलेशन होता है, डायलेशन जो मेरा फ्रैक्शनल चेंज होगा एरिया में, और इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा जब मेरा इसका जो क्या चेंजिंग जो एरिया जब इंक्रीज होता है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और नेगेटिव जब मेरा एरिया जो डिक्रीज होता है, तो इसको हम लोग S1 S3 का टर्म से डायलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू S1 इंटू S3, ठीक है। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट, देखो 2D डायमेंशन में मेरा एक्स और वाई एक्सिस रहेगा, एक्स किंग जेड एक्सिस रहेगा जो वर्टिकली सपोज जेड हो, और हॉरिजॉन्टल वाले सपोज एक्स हो। बट 3D डायमेंशन में जब 3D स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तब वाई आ जाता है, इंटरमीडिएट एक्सिस आ जाता है वाई। तो इसीलिए यहाँ पे जो S1 एंड द S3 का जो वैल्यू दिया है जनरली 2 डायमेंशन के केस में दिया हुआ है। जब हम लोग 3 डायमेंशन के केस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो S2 का भी वैल्यू आ जाएगा, तो उसमें 3 वैल्यू आएगा, S1 S2 एंड द S3 होगा। तो S1 एंड द S2 एंड द S3 जो है एक्स वाई जेड एक्सिस बराबर उसको कितना स्ट्रेच हो रहा है उसका वैल्यू है।
देखो रिप्रेजेंटिंग द 3D डायमेंशन में जो फाइनल स्ट्रेन कैसे होता है, तो फाइनल स्ट्रेन तो रिप्रेजेंट स्ट्रेन इन द 3D डायरेक्शन। द स्ट्रेन इज द इलिप्सॉइड व्हेन वी मूव इनटू द 3 डायमेंशन। मतलब सपोज ये जो डायमेंशन है, सपोज एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड एक्सिस में। तो जो मेरा स्ट्रेन होगा वो कैसे चेंजिंग होता है, एक्स डायरेक्शन में कैसे इसका स्ट्रेच का चेंजिंग होगा, वाई डायरेक्शन में कैसे होगा, एंड द जेड डायरेक्शन में इस मेरा जो सर्कल टाइप जिसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कोई रॉक का, तो इसका कैसे हमारा चेंजिंग होता है 3D डायमेंशन का अंदर। तो when we the move into the 3D dimension, we can use the analogous measurement of the strain to those in the 2 dimension. The 3D equivalent, the 3D of the equivalent of the strain, the ellipse। तो यहाँ पे इलिप्स का ही अलग अलग इसका चेंजिंग होता है। इसका जो डायमेंशन, सपोज इसका विथ का स्ट्रेच होके उसका बाहर निकल गया, किंबा इसका जो लेंथ है, लेंथ का कभी स्ट्रेचिंग होके उसका लेंथी होके बाहर निकल गया, तो ऐसे 3D डायमेंशन में चेंजिंग होता है। द 3D इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रेन द इलिप्स इन द स्ट्रेन इलिप्सॉइड। दिस इज द कंडक्ट ऑफ द डिफॉर्मेशन अप्लाइड टू द यूनिट स्फीयर। The cross section of the strain ellipsoid at the strain ellipses include the circular cross section। तो इसका क्या क्या देखो, स्ट्रेन एक्सिस एंड द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द स्ट्रेन। तो इसमें कौन कौन सा एक्सिस प्रेजेंट रहता है, दो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है, द स्ट्रेन एक्सिस एंड द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ द स्ट्रेन। द ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रेन इलिप्सॉइड इज द, इसका पिक्चर दिखाएंगे। द ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रेन द इलिप्सॉइड इज द इंडिकेट बाय द डायरेक्शन ऑफ द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेन एक्सिस, जो हमने बोले एक्स वाई एंड द जेड एक्सिस। तो which are in the general the only the 3 lines that are mutually perpendicular before and after deformation. The strain along the strain axis are the 3 principal strain. The principal stretches are x, y and s1, s2 and the s3। तो कौन कौन सा स्ट्रेचेस है, S1, S2 एंड द S3 यहाँ पे। बट 2 डायमेंशन में क्या था, S1 था एंड द S3 था, और 3 डायमेंशन में S2 आया। तो S1, S2 एंड द S3 और द X, Y एंड द Z। द लाइन्स ऑफ द नो इनफाइनाइट एक्सटेंशन टाइपिकली लाई इन द कोन। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे डायलेशन का कितना वैल्यू होगा, तो डायलेशन जो होगा इस पे जो वॉल्यूम डायलेशन इज द गिवन इन द 1 प्लस डेल्टा। 1 प्लस डेल्टा का जो वैल्यू होगा S1 इंटू S2 एंड द S3, क्योंकि मेरा 3 डायमेंशन था, तो S1 इंटू S2 एंड द S3। और इसका कितना एक्सियल रेशियो होगा, जो एक्सियल रेशियो का जो वैल्यू होगा इसका देखो, जो एक्सिस बराबर जो वैल्यू था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था S1 डिवाइडेड बाई S3 आया था मेरा जो वैल्यू एक्सियल रेशियो का। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, इन द 3 डायमेंशन दैट इज द नॉट एनफ, देयर आर द मेनी डिफरेंट शेप ऑफ द स्ट्रेन इलिप्सॉइड दैट टाइपिकली वी आर द स्ट्रेन रेशियो टू इंडिकेट द शेप ऑफ द इलिप्सॉइड। तो यहाँ पे जो ए का जो वैल्यू होगा, ए क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो पिक्चर, देखो पिक्चर में क्या है, ये मेरा एक ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल शेप जिसका देखो पॉइंट है 1 1, ये ओरिजिनल शेप का एक सर्कल है। तो इसका जब बी वाला, मतलब इसका जब एक्स डायरेक्शन के तरफ देखो इसका चेंजिंग हो रहा है, स्ट्रेस का चेंजिंग हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू है बी इज इक्वल टू S1, बी का जो वैल्यू है S2 डिवाइडेड बाई S3 है। और ये मेरा प्लेन स्ट्रेन है जिसका डेल्टा इज इक्वल टू 0। और इधर देखो ए का डायरेक्शन है, मतलब ये मेरा वाई बराबर जो डायरेक्शन है, तो ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है S1 डिवाइडेड बाई S2 है। मतलब ये एक एक्सिस है ए और ये मेरा बी एक्सिस है। तो बी का जो वैल्यू है S2 डिवाइडेड बाई S3 है, और ए का जो वैल्यू S1 डिवाइडेड बाई S3 है, S2 है।
तो ये जो ए और बी का वैल्यू कैसे चेंजिंग होता है, तो ए का जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ए का वैल्यू है S1 डिवाइडेड बाई S2। तो इसका मीनिंग मतलब एक्स एक्सिस बराबर S1 है और वाई एक्सिस बराबर S2 है, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई। और बी का जो वैल्यू होगा S2 डिवाइडेड बाई S3 है, वाई डिवाइडेड बाई जेड। द मिनिमम वैल्यू ए एंड बी का जो वैल्यू मिनिमम होना चाहिए 1.0 फ्रॉम द डेफिनेशन से बताया है। उसके बाद देखो इसमें जो प्लॉट किया है 1011 एंड ग्राफ में देखो फ्लिन प्लॉट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, 1 से हुआ, 1 से ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए मिनिमम जो वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन रेशियो 1 होता है, 1 होता है जो मिनिमम जो वैल्यू ऑफ द रेशियो। तो और स्ट्रेन इलिप्सॉइड का कितना सारा शेप होता है, इस ये इम्पोर्टेंट है, कितना सारा शेप होता है इसका। तो शेप का हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका अलग अलग शेप हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में अलग हो रहा है, उसका शेप का चेंजिंग हो रहा है, वाई डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, जेड डायरेक्शन में भी इसका चेंजिंग हो रहा है। तो स्ट्रेन इलिप्सॉइड शेप का हिसाब से यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होता है। और एक मिनट, जो के का जो वैल्यू है देखो, के ग्राफ में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो के इजिकल टू 1 है, यहाँ पे देखो जो के का जो वैल्यू है के इजिकल टू 1 है, ये मेरा बीच वाले जो है एक्सिस, यहाँ पे देखो के इजिकल टू इन्फिनिटी है और के इजिकल टू 0 है। और के क्या होता है, के रेशियो होता है जो ए डिवाइडेड बाई बी का एक रेशियो होता है, के को रेशियो ऑफ द ए डिवाइडेड बाई बी का रेशियो है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। जब के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, जब ये जो के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब के का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक इलिप्सॉइड विथ वन लॉन्ग एक्सिस एंड टू शॉर्टर वन, जब मेरा S1 ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन S2 एंड S2 ग्रेटर देन S3, तो इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीगार्स। और जब वैल्यू ऑफ द के लेस देन 1 हुआ, तो लेस देन 1 हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक द इलिप्सॉइड विथ द टू लॉन्ग एक्सिस एंड द वन शॉर्टर एंड द वन S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन S3, द इनफॉर्मली द नोन एज द पेन केक। तो सिगार किसको बोलते हैं एंड द पेन केक्स की कोस किसको बोलते हैं, जब मेरा S1 वेरी ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिगार्स। और जब मेरा इस कंडीशन में के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और जब मेरा के का वैल्यू लेस देन 1, तो S1 ग्रेटर देन S2 वेरी ग्रेटर देन S3, द नोन एज द पेन केक। ठीक है, तो उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन का कौन कौन सा कंडीशन होता है, तो कंडीशन में देखो फर्स्ट देखो मेरा कंस्ट्रक्शन, इफ द S1 वेरी ग्रेटर देन S2 इज इक्वल टू S3 हुआ, द स्ट्रेन इज डिस्क्राइब एज द एक्सियली सिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियली सिमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, के इज द इनफाइनिट। तो if the S1 very greater than S2 is equal to S3, then the strain is described as the axially symmetric construction and K is the infinite। और उसके बाद होता है मेरा फ्लैटरिंग, तो फ्लैटरिंग इफ द S1 is equal to S2 greater than very greater than S3, then the strain is described as the axially symmetric flattering, जिसमें K का जो वैल्यू है वो 0 होता है। उसके बाद होता है मेरा प्लेन स्ट्रेन, तो प्लेन स्ट्रेन क्या होता है, द बिटवीन द फील्ड ऑफ सीगार्स एंड द फील्ड ऑफ वैन केक इज द लाइन वेयर द के इज इक्वल टू 1, द बिटवीन फील्ड ऑफ सीगार्स एंड द फील्ड ऑफ वैन केक इज द लाइन वेयर द के इज इक्वल टू 1, वहाँ पे प्लेन स्ट्रेन होता है। इफ द के का वैल्यू इज इक्वल टू 1 हुआ तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/S3 एंड S2 का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो, 3D डायमेंशन वाला। बोलो जल्दी।
अच्छा देखो, बता देते फिर, समझ में आ जाएगा ना। एस, एस को डिनोट करते स्ट्रेस, जो मेरा रॉक है कितना फैल रहा है, कितना मेरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। और के का वैल्यू है, ये जो ए है ना एक्सिस का, ए डिवाइडेड बाई बी, वही मेरा के है। और ए क्या है मेरा, S1 डिवाइडेड बाई S2, और बी होता है S2 डिवाइडेड बाई S3। समझ में आया। ठीक है, ठीक है, एक बार रीडिंग कर लोगे तो अच्छा से और समझ में आ जाएगा, ऐसे नोट अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो तुम लोगों का सारा कंप्लीट हो गया, लगता है रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, रिवाइज करेंगे नेक्स्ट बार से। ठीक है, तो तुम लोग का नेक्स्ट में रहेगा, और तुम्हारा ये रहेगा सिलेबस का, तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर होता है फॉल्ट फॉल्ट और जॉइंट, वो वाला चैप्टर से भी क्वेश्चन रहेगा। तो जितना हुआ है उतना तक रहेगा, स्टार्टिंग मेडिसिन से लेके अभी जितना तक हुआ है। ठीक है, ठीक है, तब क्लोज करते हैं। ठीक है, तब तुम लोग रिमूव हो जाओ।